हेलो दोस्तों, के वी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी त्रिपैसी पेड़ 2023 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विभवांतर कहते हैं। एक विभवांतर के बराबर होता है, क्योंकि W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्यू यहाँ पर जो है एकांक आवेश होता है, इकाई विद्युत आवेश होता है, और W यहाँ पर किया गया कार्य होता है, 1 जूल के बराबर होगा। और वहीं पर अगर बात करें तो जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो यानी कि यहाँ पर जो है समझिएगा ध्यान से। तो अगर आपका जो है ये जो 1 जूल है, वर्ग 1 जूल है, और क्यू जो है आपका 1 कूलम है, तो जो आपका विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। आपसे विभवांतर का मात्रक भी पूछा जा सकता है। एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर भी यही कार्य करता है। बेहतरीन स्वर्ण सॉल जो होता है का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो है लाल होता है। आगे बात करेंगे, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम भोजन पाचन में सहायक होते हैं। निम्न में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है, तो डेंड्राइट जो है इस तंत्रिका का भाग नहीं होता है। यहाँ पे संग्राहक, वाहिका, कोशिका निकाय और केंद्रक ये तंत्रिका के जो है भाग होते हैं, लेकिन जो है आपका डेंड्राइट जो है तंत्रिका का भाग नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैथ का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछा गया 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो सके। तो जब इनको विभाजित करके देखेंगे तो केवल ये है जो 1001 जो कि 7 से विभाजित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अब इसके बाद जैसे हिंदी के हैं 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित होगा ये। और अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है? तो यहाँ पर अति उपसर्ग होगा, अति प्लस आचार। वहीं पे बात करेंगे तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं, कौन सी भाषा कहते हैं? तो वो जो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो उसे अनुकरण सिद्धांत कहते हैं। यहाँ भी अनुकरण आया हुआ है। गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजय में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आगे बात करते हैं, उसमें वर्ण होते हैं। तो सा सफेद, सा सरजम, सा षटकोण और सा सरौता ये उसमें वर्ण होते हैं। मेंढक का तत्सम क्या होगा? तो मंडूकः यानी मंडूक जो है यहाँ पर मेंढक का तत्सम होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश के 5 जो नंबर आने हैं, 5 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के, उसके बारे में यहाँ पैसेज में बताया गया है। 1960s वेरियस कल्चरल करेंट्स फॉलोड टुगेदर, देयर आर द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। सीधे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि हाउ डिड द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन? टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन कैसे शुरू हुई थी? तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर पैसे उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, जो कि पेट 2023 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को जो होने जा रहा है। तो ये स्कोरिंग साबित हो सकता है। अगर आप पैसे को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे कि देखिए, द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन दैट बिगन विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री करेक्टर्स ये लिखा हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में जो दिया गया 80 नंबर में देख सकते हैं, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट वाज द होपी मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ? तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो देख लीजिए इस पैसेज में, यहाँ पर देयर वाज द हिप्पी मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ द बे एरियाज बीट जनरेशन। तो यहाँ पर देख लें ऑप्शन में लिखा है बे एरियाज बीट जनरेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, हु मेड अप द बेकर सब कल्चर? बेकर सब कल्चर को किसने बनाया? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये, देयर वाज द बेकर सब कल्चर फील्ड विद वायर हेड्स फीकर्स साइबर पंक्स होबिसिस्ट और यहाँ पर द जस्ट पेन जी के। तो यहाँ पर इंजीनियर्स वर्ड आया हुआ है। अब ऑप्शन में चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इंजीनियर्स हु वर आउटेड फ्रॉम द कंपनीज। तो
आउस्टेड फ्रॉम द कंपनीज, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आगे, देखें पैसेज को, क्वेश्चन देखें। गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर 1960s है और यहाँ पे द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पैसेज का सुटेबल टाइटल द रिवोल्यूशनरी 1960s हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो द गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीमल। प्रीमल का मतलब होता है, तो यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पर प्रीमल वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, प्रीमल यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, प्रीमल स्क्रीम। तो प्रीमल एडजेक्टिव यहाँ पर, डेरिवेटिव भी एडजेक्टिव है, तो एंटोनिम जो होगा डेरिवेटिव एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही डेरिवेटिव मतलब जो है एंटोनिम्स होता है। तो यहाँ पर प्रीमल एडजेक्टिव वर्ड आएगा तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी उसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएंगे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो जिस प्रकार किताब में मेज है, किताब में पेज होते हैं, उसी प्रकार खिड़की में क्या होता है, तो एक शीशा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएंगे तो परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की कि हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करनी जरूरी है। अब यहाँ पे धारणाएं क्या हैं? मौजूदा दर्जी आधुनिक डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता। विस्तार करने के बाद अधिक बिक्री होगी, बिल्कुल विस्तार होगा तो बिक्री अधिक होगी। अगर हम अपने बिजनेस को फैलाएंगे तो बिक्री तो जरूर होगी, मेहनत करेंगे तो। विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है, ये भी सही है, उत्पादन अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से जो है सेकेंड और थर्ड जो है आपके अंतर्निहित हो जाएंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर जब पैसेज में तो निम्नलिखित कथनों का 2 तर्क दिए गए हैं, तो उनको देखना है। कथन पहले पढ़ लेते हैं। क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? तर्क, नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, ये तो गलत है। हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांतिप्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं, ये भी गलत है। ये दोनों बातें जो है कथन में नहीं कही गई हैं। तो इस तरह से जो है ना तो एक ना ही दो सख्त है। अब आगे बात देख सकते हैं यहाँ पर दी गई जोड़ी के समान रूप से रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प को चयन करें। होप का डिसअपियर हो जाएगा, अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लव, हेट, एंगर, वैर, यहाँ पर रैथ लिखा हुआ है और लाइट का डार्क, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही गलत है। यहाँ पर एंगर का जो है यहाँ पर होना चाहिए था बिल्कुल क्वाइट, शांति होनी चाहिए, यहाँ पे पीस कह सकते हैं, और इसके लिए हैप्पी कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का जो है ए को 26 लिखा गया, यानी ए का जेड उल्टा होता है तो उसका जेड का 26 लिखा गया है। टी को 55 लिखा गया, उल्टा करके सबको लिखेंगे। जब तो यहाँ पर जो है आपका इस पैटर को जब देखेंगे तो इस पैटर का जब उल्टा करेंगे सभी वर्ड का, तो एस का एच हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा। इस तरह से डबल जी वी आई इनकी नंबरिंग करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अगला पैसेज जो हिंदी से आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर हिंदी पैसेज में, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की जो आएगी। 2 पैसेज होंगे और 5 और अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जलवायु और मानसून के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। समान मौसमी अभिवृत्तियों में किसी खास स्थान पर होने पर वाले विशिष्ट परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो वीना और जो है मॉन्ट्रियल जो है बैठक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी चर्चा की गई है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो वातावरण है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण है तो कौन है? तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए। यहाँ पे इस ऊर्जा की पैसेज में ही सब छिपा रहता है। इस ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे तापमान अनुकूलन बना रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तापमान को बनाए रखने में क्या है, अनुकूल बनाए रखने में मदद करता है। वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना कब शुरू किया? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पैसेज में ये लिखा है 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना शुरू किया। बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वियना सम्मेलन के बाद मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, ये बात सही है। मॉन्ट्रियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में हुआ, यही बात यहाँ पे गलत है। मतलब इस असत्य ढूंढना था, यही असत्य है यहाँ पर, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो हमारा वियना समझौता है, ये वियना जो हुआ था 1985 में हुआ था, और जो मॉन्ट्रियल
वो 1987 में हुआ था, जबकि यहाँ उल्टा बोला गया है कि मॉन्ट्रियल पहले हुआ और बीना वाला बाद में हुआ। तो यही गलत बात है, यहाँ पे यही असत्य ढूंढना था। वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? तो जो 2007 में ये नीचे लिखा हुआ है, जो पुरस्कार है वो 2 संगठनों को एक साथ दिया गया था, विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दोनों को मिला करके जो है 2007 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो कथन है, ये पहला कथन तो यहीं भी मिल रहा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे तापमान वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये भी तापमान वृद्धि होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। मीथेन गैस ग्रीन हाउस का उदाहरण है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। इस तरह से आप समझ गए होंगे, हिंदी के पैसेज ऐसे ही मिलते हैं। अगला पैसेज पढ़ते हैं, और 76 से 80 यानी 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं। पिछले दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि हालांकि संतोषजनक रही है, किंतु अभी भी यह विश्व में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। यानी भारत के बारे में बात हो रही है, भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में बात हुई है यहाँ पर। तो भारत की आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के जो कारक हैं, जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक शोषण, अशिक्षा, औद्योगिकीकरण में धीमी प्रक्रिया, ये सब बाधक हैं। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे पैसेज किसके मतलब की ओर संकेत दे रहा है। तो पहला, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो भारत की आर्थिक विकास की चुनौतियां, यही यहाँ पर सबसे मतलब उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। भारत की चुनौतियां नहीं, भारत की चुनौतियां क्या है, कोई होता है नहीं, चुनौतियों के बारे में नहीं बोला गया, सीधे सीधे आर्थिक लगना जरूरी है। भारत की सामाजिक चुनौतियां नहीं केवल भारत की आर्थिक वृद्धि, ये भी नहीं। यहाँ पे जो ये वाला सही है, बी नंबर ज़्यादा सटीक बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पहले लाइन में ही पढ़िए, ध्यान से देखिए। पिछले दशकों में भारत की आर्थिक वर्ड आया कि नहीं आया पहली लाइन में पैसेज में? वृद्धि हालांकि संतोषजनक रही है, किंतु अभी भी ये विश्व के वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है जो कि जिसका वो हकदार है। यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति अभी भी क्या है, अन्य देशों की तुलना में विश्व लेवल पर सही नहीं है। कहने का मीन्स ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अन्य देशों के जो है तुलना में अभी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक विकास है, उसमें कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ ऐसी बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। कहने का मीन्स यही हुआ। तो अर्थात है भारत के में आर्थिक विकास की चुनौतियाँ, इसलिए बी ऑप्शन को करेक्ट माना जाएगा। बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भारत के आर्थिक विकास की मुख्य चुनौती निम्न में से कौन सी नहीं है? तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जनसंख्या, भ्रष्टाचार और ये आपका है बेरोजगारी, ये सब आपकी जो है क्या है, चुनौतियाँ हैं। लेकिन दंड प्रक्रिया चुनौतियों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बोलेंगे देश व समाज की वास्तविक प्रगति के लिए क्या सहायक है? तो यहाँ पर आर्थिक चुनौतियों का शीघ्र समाधान है, अगर हो जाएगा तो देश की जो है प्रगति आगे बढ़ेगी। आगे बात करते हैं, देश के आर्थिक विकास को समुचित गति देने के लिए हमें क्या करना होगा? तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्रता लानी होगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण में प्रक्रिया में तीव्रता के बाद ही हम तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या अब रोजगार का सृजन कर देश की आर्थिक विकास को समुचित गति दे पाएंगे। यानी औद्योगिकरण में तेज़ी से बढ़ावा देना होगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबी को कम करने के लिए करने में किससे मदद मिलेगी? तो बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रोजगार के सृजन होंगे तो मतलब जो है बेरोजगारी कम होगी। आगे समझ सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पैसेज के बारे में। जैसे नीचे दिया गया पैसेज है, इसमें जो है पहला वो कॉलम है औद्योगिक दुर्घटना के में मारे गए व्यक्तियों की संख्या बताता है। दूसरा वाला जो शेडेड वाला है काला वाला, वो कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या को बताता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देख सकते हैं पहले 2006 में 300 है कोयले में, 300 बटे 1200 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 25% आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं को तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर के मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी? तो जब हम 2009 को निहारेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर जो है 200 आए 1000 हुआ, यहाँ पे 1100 है, 1100 दो 1300 हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 900 और ये 1050 हुआ। यानी सबसे कम जो है 2009 में है, दोनों को जोड़ करके कोयले और औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या कोयले की खानों में दोनों को मिला करके। और कितना है वो अगर पूछा जाता तो 1000। आगे बात करते हैं, इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वाले लोगों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो 2006 में देखिए सबसे ज़्यादा 1200 है, और यहाँ पर 2007 में कितनी है 900 है, 2008 में कितनी है 1100 है, 2009 में कितनी है 800 है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वालों को छोड़ करके कोयले की खानों में मरने वालों की संख्या सबसे कम है? तो आप पैसेज में देखेंगे जब तो सबसे कम कहाँ पर है 150, 2007 में। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 150 जो है 2007 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए आप 2007। और औसत एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटना तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर के मारे गए हैं? तो 1212.5 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और क्योंकि जब जोड़ेंगे इनको सबको तो ये मतलब यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे सबको तो 4850 हो रहा है। कितना हो रहा है 4850 हो रहा है पूरा, सबको जोड़ेंगे। मैंने जोड़ा भी है तो 4850 हो रहा है पूरा, दोनों मिला करके। तो 4 से भाग देंगे, 4 हैं 1 2 3 4, तो औसत निकल के आ जाएगा 12.5। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब यहाँ पर रेखा ग्राफ है, तो रेखा ग्राफ पीछे जो था वो बार ग्राफ था। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली महानगर के एक सप्ताह का उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान दिखाया गया है। ये जो वर्ग वाला है जो ये उच्चतम को है, गोला वाला जो है आपका न्यूनतम दिखाएगा। नीचे वाला न्यूनतम के लिए है, ये वाला उच्चतम के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान समझें यहाँ पर, निम्न में से किस दिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान बराबर डिग्री गिरता है? तो ध्यान से देखें, यहाँ शुरू से देखो, यहाँ से 17.5 से जो है सीधे 15 पे आया, 2.5 डिग्री गिरा। यहाँ 5.5 से सीधे 5 में आया, 2.5 डिग्री गिरा। और देख लेंगे कहीं भी ऐसा नहीं है। तो कौन सा दिन था वो? सोमवार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 86 का सी नंबर। किस दिन अधिकतम तापमान सबसे कम था? तो जब हम मंगलवार की तरफ निहारेंगे, यहाँ पर मंगलवार को देखिए, यहाँ पर कितना है 2.5 डिग्री है यहाँ पर जो है ये वाला। और किस दिन अधिकतम तापमान सबसे कम था? और इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अधिकतम वाला पूछा गया, अधिकतम वाला ये है ना। तो सबसे कम किस दिन आया है? ये नीचे 12.5 डिग्री, तो ये आया है मंगलवार को। मंगलवार हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस दिन न्यूनतम तापमान सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक तापमान किस दिन है? ये सारे देख सकते हैं। न्यूनतम वाला तापमान 10 डिग्री सेल्सियस किस दिन है? तो ये आपका जाएगा वो शनिवार को। तो शनिवार ढूंढें कहाँ पर है, शनिवार, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत था? तो ध्यान से देखेंगे, जब गुरुवार को यहाँ पर कितना है 3.5 के आसपास है। और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ सीधे बढ़ा है तो 12.5 से साढ़े कितना हुआ 17 हुआ, 5 डिग्री बढ़ गया सीधे। और जब इसको निकालेंगे जब अंतर, तो यहाँ पे गुरुवार को जो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो गुरुवार से जो है गुरुवार को जो कितना यहाँ से 3.5 से 5 हुआ है, 1.5 डिग्री यहाँ बढ़ा है। और इस दिन देखें यहाँ पर तो अधिकतम है, यहाँ पे उच्चतम तापमान कितना है, ये जा करके 17.5 से कितना हुआ 22, 5 बढ़ा है। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका क्या है, सबसे कम अंतर आएगा यहाँ पे। किस दिन जो है तापमान का अंतर सबसे कम था? तो वो था आपका शनिवार को जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है शुक्रवार से शनिवार उच्चतम वाला तापमान क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो बढ़ा कितना है यहाँ से, ये जो आपका जो शनिवार को जो है आपका कितना है यहाँ पर, ये 10 डिग्री यहाँ से कितना 5 से 10 पे पहुँचा है। जब इनका अंतर निकालेंगे यहाँ तो 0 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो है आपका जो अंतर आ जाएगा वो आपका 5 डिग्री आ जाएगा। गुरुवार को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विस्तृत जो है तापमान का जो किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत था? तो गुरुवार को। और सब वो भी कितना 5 डिग्री। और किस दिन तापमान का अंतर सबसे कम था? तो सबसे कम का जो है वो शनिवार को है, शनिवार को ही सबसे कम आ रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। और गुरुवार को जो है सर्वाधिक विस्तृत हुआ है। गुरुवार ढूंढें, ये गुरुवार, ये देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे सभी आंसर हो जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। ये जो टेबल वाला और जो पाई चार्ट ग्राफ लेकर के शाम के हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो हिंदी के जो पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सावधानी से अगर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और अपना दिमाग लगाकर करेंगे तो इंग्लिश हिंदी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, और साथ ही साथ पैसेज के भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, और हमारा स्कोर 80+ आराम से जा सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।